बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। तो हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं भाई। असल टॉपिक ये कि जो लॉ गैट का 24 जुलाई का जो लॉ गैट का पेपर गुजरा था सन 2022 का, उसके अंदर एक ऐसी टेक्निक उसने इस्तेमाल की HEC ने जिसके अंदर उन्होंने बच्चे को उलझा दिया। अगर ये वाले सवाल ना आते तो वो बच्चे जो 40+ वाले हैं अभी, वो 50 नंबर ले चुके होते, उनका लाइसेंस आ चुका होता। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मार देना वो चीज़ दी है इन 3-4 लफ्ज़ों ने, शेल, मे, शेल नॉट, मे नॉट, शुड नॉट और एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट माँ सिवाय। ठीक है, इस लफ्ज़ ने जो है ना ये मार दिया। हमने इसलिए वीडियो अलग बनाई। देखें शेल और मे में क्या फ़र्क है। अक्सर बच्चे ये कहते फिर रहे कि ये तो इंग्लिश का मामला था और ये तो क्या नाम है, इंग्लिश का सवाल था, शेल इंग्लिश में होता, मे इंग्लिश में होता, ये लॉ गैट में कहाँ से उसने दे दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कंसेप्ट को क्लियर करें कि ये लॉ का ही मामला है। कैसे, पहले आप इस नुक्ते को समझेंगे तो आपको शेल और मे का समझ आ जाएगा। फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। इस नुक्ते को समझे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे आके कहा कि आसिफ भाई इस तरह करें कि मेरे ये मकान के साथ जो है अगला बंदा कोई तामीर करवा रहा है और मेरी सारी की सारी खिड़कियाँ, मेरी सारी रोशनी रुक रही है, मेरे घर के ऊपर की बेपर्दगी होगी, मुझे स्टे ऑर्डर ले दे उसकी तामीर के खिलाफ। मैं वो लेके चला जाता हूँ स्टे ऑर्डर के लिए वहाँ पर, और मुझे जज और मैं उस बंदे को ये कहता हूँ भाई तुम्हें क्या नाम है, ज़रूर मैं स्टे ऑर्डर लेके दूंगा, तुम्हारा हक बनता है। जब मैं अंदर गया तो जज साहब ने मेरे स्टे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं चुप होकर बैठूंगा? नहीं ना। अब मैं कानून की किताब की तरफ दोबारा जाऊँगा, बल्कि जाने से पहले देख के जाना चाहिए। मगर अगर इस तरह का मामला पड़ जाए दोबारा जाओ फिर गहराई में कि भाई क्या स्टे ऑर्डर देने के लिए लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल हुआ था जज साहब के लिए, या मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। अगर ये था कि ही शेल ग्रांट दी टेम्परेरी इंजंक्शन, शेल का लफ्ज़ था तो जज साहब पे लाजिम था कि वो मुझे स्टे ऑर्डर देते। अगर उन्होंने नहीं दिया तो वजह जज साहब लिख कर दें। आपने स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिया? कानून में शेल का लफ्ज़ आया है, मे का लफ्ज़ नहीं आया। जब शेल का लफ्ज़ आया, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, आप पे लाजिम था स्टे देना। अब आप क्यों नहीं दे रहे, मुझे वजह लिख दें, मैं उस वजह को देखना चाहता हूँ। अगर वो वजह लीगल है तो ठीक है, नहीं इलीगल है या मेरे हकूक़ को, मेरे क्लाइंट के हकूक़ के ऊपर जो है गज़ब होता है, उसके हकूक़ पामाल होते हैं, मैं अगली कोर्ट में जाऊँगा, मैं अपील दायर करूँगा, मैं को आपके खिलाफ कोई और एक्शन लूँगा। तो जो शेल होता है ना मेरे भाई, वो बाउंड कर देता है। जिसके ऊपर शेल आ जाएगा ना उस पर लाजिम हो जाएगा कि तूने ये काम करना ही करना है। और मे जिस पे आ जाएगा, अगर उस कानून में लिखा होता कि द जज मे ग्रांट द टेम्परेरी इंजंक्शन, तो मे का मतलब था सवाबदीद, जज की सवाबदीद पे था कि वो चाहता तो वो क्या नाम है दे दे, चाहे ना दे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकता जैसे अब लिख के दें, कहेगा नहीं, मे का लफ्ज़ है, मेरी सवाबदीद है, मैं चाहे दूं चाहे ना दूं। ठीक है, हाँ मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे लिख दूंगा, मगर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे लिख के दें। मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं थी। तो सिंपल वर्डिंग में क्या याद रखना है, जिस अथॉरिटी पे, जिस शख्स पे, जिस बंदे पे शेल का लफ्ज़ आ जाएगा उसका मतलब बन जाएगा वो ज़रूर करेगा, वो मैंडेटरी प्रोविज़न है। और अगर आ जाएगा शेल नॉट तो उसका मतलब है वो ज़रूर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। शेल का मतलब आएगा तो वो ज़रूर करेगा, शेल नॉट का लफ्ज़ आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। मे का लफ्ज़ आ जाएगा तो उसकी सवाबदीद पे चाहे करे या ना करे। मे नॉट का मतलब आ गया तब भी उसकी सवाबदीद पर वो ना करे। ठीक है, तो मे और शेल में क्या फ़र्क है कि शेल मैंडेटरी प्रोविज़न होती है, लाजमी उसके ऊपर ड्यूटी आयद हो जाती है कि अगर तो शेल का लफ्ज़ है तो वो करेगा, शेल नॉट का मतलब है तो बिल्कुल नहीं करेगा। मे का लफ्ज़ है तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता। मे नॉट का मतलब उसकी सवाबदीद पे है, वो चाहे करे ना करे। ठीक है, आगे है शुड का लफ्ज़। जो शुड होता है उसमें एक तजवीज़ दी जाती है कि आप ऐसा करें। ठीक है,
एक तजवीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर वो कहता है कि द एडवोकेट द प्लेडर शुड हेल्प द पोर। जो एडवोकेट जो है, जो प्लेडर, उसको गरीब की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो शुड का मतलब है उसमें एक नसीहत आमेज़ जुमले में ये बात कह रहा है कि आपको इस तरह करना चाहिए। बात में ज़ोर भी दे रहा है कि ऐसा करो। वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो बल्कि शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। वुड का मतलब अगर होता तो उसका मतलब कर सकता है, करेगा, ठीक है। मगर शुड का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता तो नसीहत भी साथ होती है और साथ उसको ताकीद भी होती है कि आप इसको ज़रूर करें, मेरी नसीहत है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने लॉ गेट के हिसाब से अब देखते हैं इसमें क्या होगा। पहली चीज़, लीगल एथिक के अंदर आप अपने जहन में फिक्स रख लें, सिर्फ एक दो उसके अंदर जो है रूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर लफ्ज़ मे का इस्तेमाल होता है, वो भी दबे लफ्ज़ों में, खुलकर नहीं, ठीक है। इम्प्लाइडली इस्तेमाल होता मे का, बाकी तकरीबन सारा शेल से उसको इजाज़त दी और शेल नॉट से वकील को रोका, ठीक है। तो लीगल एथिक में शेल का लफ्ज़ आएगा, ठीक है। ये आपकी टिप है, ट्रिक है कि लीगल एथिक जो होगा उसके अंदर शेल के ज़रिए से वकील को कहा तुम ये करोगे, ठीक है, और शेल के ज़रिए मना करे तुम ये नहीं करोगे, शेल नॉट के ज़रिए मना करेगा नहीं, तो वकील के लिए लीगल एथिक में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। और जब उसको कोई तजवीज़ दी गई कि आप जिस तरीके का आप जो फ़ीस जो है अपनी तय करोगे, तो शुड का लफ्ज़ आ सकता है उसमें, ठीक है, कि आप इस तरीके से अपनी फ़ीस को ऐसे तय कर सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने ये लिख भी दिया कि ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अपनी फ़ीस तय करते वक्त आप दूसरे वकील को कंसल्ट करें, जो आपका क्या नाम है, जो बार का जो एक रिवाज चल रहा है कि इस केस के कितने पैसे लिए जाते हैं, आप उसको देखें, फिर माली हालात बंदे के देखें, फिर अपना देखें मेरा कितना टाइम लगेगा, मेरे बाकी केसों पे कितना असर पड़ेगा, फिर ये तजवीज़ इसमें दी। तो आपको मैं सिंपल वर्ड में क्या बता रहा हूँ, शेल। अब आप जो क्या लेके बैठ जाएं, आप अपना बेर एक्ट लेके बैठ जाएं। अब आप क्या करते जाएं, जहाँ पर शेल का लफ्ज़ आ रहा है उसको गोल दायरा लगाते चले जाएं, ठीक है। और फिर समझने की, हर एक को समझने की कोशिश करें। आसिफ ने यहाँ बताया था कि यहाँ पे शेल का मतलब है ज़रूर करना है, तो ये वाली जो जारी है, ये वाली जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर वाकई के ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि शेल के ज़रिए उसको कहा जा रहा है। तो सिंपल वर्डिंग में मैं आपको टिप बताता हूँ, जहाँ लीगल एथिक में तो शेल और शेल नॉट से ही रोका गया। जहाँ इजाज़त दी शेल कहा गया आप करें, जहाँ पे रोका गया तो शेल नॉट से रोका गया। मे का लफ्ज़ बहुत ही कम, वो भी इम्प्लॉयडली आया है, उसका तो आपका मसला हल हो गया। बाकी को आप देखें, बाकी जो है जहाँ जहाँ पे आप मेरे लेक्चर को सुने, जहाँ पे ज़रूरी था मैंने आपको कहा कि शेल नॉट वाली प्रोविज़न, तो उसको आपने अच्छे तरीके जहन में रख लेना। बाकी आप क्या करें, इन दिनों के अंदर अपनी बेर एक्ट को उठाएं, बेर एक्ट्स के ज़रिए से पढ़ें, नया तजर्बा नहीं करना। बेर एक्ट की हमने एक लाइन आपको बताई है, आप क्या करें, अगर आप पहले तो लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं, आपने एक मरतबा सुन लिया बस ख़त्म। अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है लेक्चर की, तो आप क्या करें कि लेक्चर को चला लें, उस बेर एक्ट को खोल लें। मिसाल के तौर पे मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि मैं पीपीसी का जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पीपीसी का बेर एक्ट खोल लिया, पीपीसी की मैंने वो वीडियो लगा ली। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्या क्या इसमें चीज़ जा रही है, और जहाँ पे शेल के लफ्ज़ आ रहे हैं उसको वो दायरे लगाते जाएँ और सोचते जाएँ कि यहाँ पे शेल का लफ्ज़ क्यों आया है। क्योंकि आपसे जो लॉ गेट में पूछेगा ना, आपकी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेगा, वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है, आपको उलझा कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो सकता है, वो सिंपल नहीं देगा। तो आपने क्या करना, अपनी कॉमन सेंस हर आर्टिकल में, हर सेक्शन में इस्तेमाल ज़रूर कर लिए, ताकि आपको पता चले इसको इस तरह भी तो पूछ सकता है, इसको इस तरह भी तो पूछ सकता है, इस ये वाला तरीका होता है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया शेल और शेल नॉट का। तो शुड का भी मैंने बता दिया कि उसमें तजवीज़ होती है शुड में, कि आप चाहे जो करें, शुड का मतलब तजवीज़, यानी आपको नसीहत की जा रही है मगर आपको लाजिम भी करार दिया जा रहा है कि आप इस तरह करेंगे, ठीक है, हम आपको नसीहत करें, आप ऐसा करेंगे। अब है हमारे पास थोड़ा सा, मैं कल जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से बता दूं, चंद एक दो किताबों का। पहला तो आपका ये कि जो लीडिंग केसेस हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ही आते हैं, और लीडिंग केस के अंदर आपके अंदर ये पूछा गया लॉ गेट के अंदर कि जो पहले दो केस हैं, जो पहला केस है हमारे पास मौलवी तमीज़ुद्दीन का, और जो दूसरा केस है वो हमारे पास है किसका,
ये स्टेट वर्सेस डोसू का। ये दो केसों का आगे आने वाले नवाज शरीफ केस से, आसमा जलानी केस से, मुशर्रफ केस से, असफंदियार वली केस से, नुसरत भुट्टो केस से, इनसे क्या लिंक है? ठीक है, ये वाली बात पूछ, इनसे क्या लिंक है? अब अपने जहन में सिर्फ इन दो केसों को फोकस कर लें और एक नुक्ता बिठा लें। इन दो केसों के अंदर ये हुआ था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, और स्टेट वर्सेस डोसू में ये हुआ था। इन दो केसों में भाई ये हुआ था कि फैसला गवर्नमेंट के हक में दे दिया था। किसके हक में दिया था? गवर्नमेंट के हक में। और वजह क्या बनाई थी? वजह बनाई थी उसमें थ्योरी ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, कि ज़रूरी था। बेशक हालात क्या होते हैं, हमने मुल्क की ज़रूरत के तहत, मुल्क के फ़ायदे के तहत हमने गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला दिया। जो साइल था, जो पटिशन लेकर आया था, उसके हक में हमने फ़ैसला नहीं दिया। तो बस दो केसों में आप देख लें, इन दो केसों के अंदर गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला दिया गया। जो साइल था, जो पटिशन लेकर आया था, उसके हक में फ़ैसला नहीं दिया। ये वाली बात आ गई समझ कि किसके हक में फ़ैसला दिया? गवर्नमेंट के हक में। अब इन बाकी 6 केस, दो ये हो गए, 6 केसों में देखें किस किस केस के अंदर गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला हुआ है। जिसमें गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला हुआ, आप आंखें बंद करके कह दें कि उसमें स्टेट वर्सेस डोसू और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और जिनमें गवर्नमेंट के हक में फ़ैसला नहीं हुआ बल्कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला जज साहब ने दिया, तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर जो है थ्योरी ऑफ नेसेसिटी इस्तेमाल नहीं की गई, और ये पहले जो दो केस उस पर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो पहली ये चीज़। अब देखें मुशर्रफ वाला केस है, मुशर्रफ कह रहा हूँ, वो नवाज शरीफ वाला केस है। नवाज शरीफ में क्या हुआ था कि हाँ, वो प्रेसिडेंट ने क्या किया था, असेंबली तोड़ दी थी। असेंबली जो तोड़ी, तो जो नवाज शरीफ थे वो पटिशन आगे लेके गए, तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? अब आप बताएं, सोचे थोड़ा सा जहन के अंदर, किसके हक में फैसला था? नवाज शरीफ के हक में फैसला था। नवाज शरीफ पटिशनर था, साइल था, और प्रेसिडेंट क्या था उस टाइम? वो हाकिम था, वो गवर्नमेंट थी। तो नवाज शरीफ साइल के तौर पे गया, और जो किसके खिलाफ गया? प्रेसिडेंट के खिलाफ गया, तो प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसला दे दिया गया। तो अब बताएं किसके हक में फैसला हुआ? पेटिशनर के हक में फैसला हुआ, गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, गवर्नमेंट के हक में नहीं हुआ। तो बताएं नवाज शरीफ वाले केस के अंदर स्टेट वर्सेस डोसो और क्या नाम है, मौलवी तमीज़ुद्दीन जो केस है, क्या वो एप्लीकेबल होता है? नहीं ना, बल्कि उसके खिलाफ गया। तो देखो यहाँ पर थ्योरी ऑफ नेसेसिटी नहीं मानी गई। तो बस ये नुक्ता था कि जिनके अंदर गवर्नमेंट के हक में फैसला आ जाएगा, तो ये स्टेट वर्सेस डोसू और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो केस है वो उस पर अप्लाई आप कर देंगे कि हाँ इस पर अप्लाई हुआ है। जहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला जाएगा, तो ये दो जो केस हैं, स्टेट वर्सेस डोसू और दूसरा क्या नाम है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस, ये वाला केस उस पर अप्लाई नहीं होता, पहली चीज़। दूसरा इसमें नुक्ता ज़हन में रखना, सिर्फ पहला जो केस है ना, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, उस केस में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ FC, फेडरल कोर्ट। ठीक है, FC। बाकी तमाम में 7 के 7 बाकी केसों में सुप्रीम कोर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ SC। तो जो आपकी PLD की किताब का जो आएगा ना, आप हवाला देंगे PLD किताब और इतना सन 1955 फलां, तो उसका जो आगे लिखेंगे सिर्फ पहले केस के अंदर आपने लिखना है तमीज़ुद्दीन केस में FC, बाकी किसी भी के अंदर FC नहीं बल्कि क्या SC का लफ्ज़ आएगा। अगर आप वो किताब देता फॉर एग्जांपल PLD सन 2000, ठीक है, और आगे लिख देता है FC सफ़ा नंबर है 700 कुछ, क्या सफ़ा नंबर 700 कुछ FC, आप कहेंगे नहीं FC नहीं, SC है, सुप्रीम कोर्ट है। सिर्फ एक पहले वाले केस के अंदर जो है वो फेडरल कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल है। क्यों? अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, वो केस 1955 का है। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है? 1956 में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फेडरल कोर्ट को क्या नाम मिल जाता है? सुप्रीम कोर्ट मिल जाता है। और एक और चीज़ कि उसी केस के अंदर, सिर्फ उसी एक केस में हाई कोर्ट का नाम चीफ कोर्ट है। ठीक है, चीफ कोर्ट सिंध, हाई कोर्ट भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मगर असल लफ्ज़ वहाँ पे था चीफ कोर्ट सिंध। तो उसमें क्या फेडरल सुप्रीम कोर्ट का नाम है FC, सुप्रीम कोर्ट का नाम है यानी फेडरल कोर्ट, और हाई कोर्ट का नाम है चीफ कोर्ट।
ठीक है, चीफ कोर्ट नाम है हाई कोर्ट का। एक तो ये, दूसरी बात क्या, तमाम 8 केसों में किताब का नाम पीएलडी 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 है, ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी, पीएलडी पीएलडी याद रखना। तो हर केस की किताब का नाम, उसका सफ़ा नंबर, और साथ कि वो एससी है या एफसी है। बस एफसी वाला तो मैंने रफड़ी में ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। वो क्या हो गया कि पहले केस में एफसी है, बाकी सब में एससी है, और किताब का रफड़ भी ख़त्म हो गया, किताब का मामला भी ख़त्म हो गया कि तमाम में पीएलडी ही चलेगी, ठीक है। तो क्या सब में पीएलडी ही चलेगी और सब में एससी ही चलेगी, पहले केस को एफसी को छोड़कर। अब रह गए 2 मामले जो आपने याद रखने। वो क्या, सन याद रखना है कि इस केस का सन कौन सा था, और दूसरा किताब का सफ़ा नंबर याद रखना बस। अब हर किताब का क्या करें, उसका सफ़ा नंबर याद रख लें, हर केस का सफ़ा नंबर याद रखें, और हर केस का क्या याद रखें, उसका सन याद रख लें कि कौन से सन का केस है। ये मसला हल हो गया उससे रिलेटेड। पीपीसी के अंदर थोड़ा सी बातें देख लें। मैं कल भी बता चुका, मगर मज़ीद थोड़ी सी और तफसील से बता देता हूँ क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था मैं। तो कल की वीडियो आपको पता नहीं होगा, मैंने 4 मरतबा रिकॉर्ड करवाई है, ठीक है। सुबह मैं 8:30 बजे रिकॉर्ड करवाना शुरू किया था, और मैं कल की जो 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है ना, वो मैं कल 1:45 बजे रिकॉर्ड करवा के हटा हूँ। उस टाइम मेरा गला बैठ चुका था। क्यों, पहली वीडियो रिकॉर्ड कराई, फिर मेरे जहन के अंदर आया कि नहीं ये वाली बात रह गई थी, फिर दूसरी दोबारा उसको डिलीट किया, फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड की, फिर रिकॉर्ड कराई। तो इस तरीके से तो कल कुछ ऐसी, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुका था जब मैंने आखिरी मरतबा वीडियो रिकॉर्ड कराई, तो कुछ ऐसी बातें जो मैं तफसील से बताई है आपको, मगर फिर भी मैं अभी इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियर कर दूँ जो बातें मुझे फील हुई कि नहीं, मुझे ये बातें और थोड़ी सी आपको वजाहत से बतानी थी। तो अब पहले हम देखते हैं पीपीसी के अंदर। पीपीसी का जो है ना, पीपीसी के अंदर आपने पहले तो ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था जो चैप्टर 4 है ना, उसके अंदर 76 से लेके 106 के अंदर, चैप्टर 4 पीपीसी 76 से 106 में आपने आंखें बंद करके, सिर्फ 1-2 प्रोविज़न है, 1-2 सेक्शन है, उसको छोड़ के वो आप देख लेंगे। आपने क्या कहना है, नो ऑफेंस नो ऑफेंस नो ऑफेंस नो ऑफेंस, ठीक है। मगर स्टेटमेंट को पढ़ना पहले। स्टेटमेंट में अगर वो ये वाली शराइत देता है कि गुड फेथ में किया, एक बंदे ने किसी का भला करने के लिए किया, और मेलाफाइड कोई नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि भले के लिए किया, और फिर कोई जुर्म हो जाता है तो वो नो ऑफेंस होगा। तो ठीक है, 76 से 106, देखो कितनी बड़ी सेक्शन आपको टिप मिल गई कि इन 76 से 106 में जो भी आएगा दरमियान में, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, नहीं, इसका मतलब है नो ऑफेंस नो ऑफेंस नो ऑफेंस नो ऑफेंस की रट लगा दें, सिर्फ 1-2 को छोड़ के उसको देख लेना, ठीक है। तो नो ऑफेंस होगा। मगर जब नो ऑफेंस आप टिक करने लगे, नो ऑफेंस, उससे पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ना, ये देखना कि उस स्टेटमेंट में ये वाली बात दबे लफ्ज़ों में या एक्सप्रेसली वाज़ह तौर पे ये बात की गई है कि हाँ उसने गुड फेथ में किया, किसी का नुकसान नहीं चाहता था बल्कि उसका भला चाहता था, और उस वक्त वो ज़रूरत थी, कोई और चारा नहीं था, तो उसने ये किया। तो अगर वो कर बैठता, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर वो नो ऑफेंस। जैसे डॉक्टर ने एक मरीज़ की क्या नाम है, उसकी सर की खोपड़ी के अंदर सुराख किया, आपकी इसमें मिसाल भी दी हुई है, उसमें क्या नाम है, तो उसकी खोपड़ी के अंदर जो है वो सुराख किया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट होता है, वो जगह खोपड़ी में खून जमा हो जाता है, वो खोपड़ी में सुराख करता है और उस सुराख के जरिए उसका खून निकालता है फॉर एग्जांपल। तो अगर वो उसका खून निकालते वक्त वो बंदा मर जाता है, तो देखो खोपड़ी में उसने सुराख क्यों किया, अगर वो ना निकालता तो इंटरनल ब्रेन हेमरेज हो जाता, इंटरनल हेमरेज, खून काफ़ी रुक जाता, मर जाता। तो उसने ये किया, मगर बंदा मर गया, तो उसने गुड फेथ में किया था ना, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, उसका भला चाहता था, और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अगर दूसरा चारा हो फिर नहीं, दूसरा चारा भी ना हो, ये भी शर्त है, दूसरा कोई चारा नहीं था फिर उसने किया, तो फिर वो नो ऑफेंस होगा। तो सेम इसी तरीके से इसी के अंदर हमारे पास सेल्फ डिफेंस भी आएगा। सेल्फ डिफेंस में आपने वो तमाम कंडीशन देखनी है कि इंसानी जिस्म से रिलेटेड कौन सी है, वो 100 सेक्शन जो है उसमें इंसानी जिस्म से रिलेटेड है कि आप अपने जिस्म का, अपने बीवी बच्चे के जिस्म का, और अपने ब्लड रिलेशन के जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आप क्या करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है तो आप इनका और अपनी प्रॉपर्टी का, देखो प्रॉपर्टी का वो अलग सेक्शन है, तो क्या
प्रॉपर्टी को और अपने जिस्म को, अपने बीवी बच्चों को जिस्म को, अपने ब्लड रिलेशन के जिस्म को बचाते हुए, या अपनी प्रॉपर्टी, अपने बीवी बच्चों की, अपने किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी बचाते हुए अगर आप किसी को मार देते हैं, जान से मार देते, तो नो ऑफेंस। मगर क्या अगर कोई और रास्ता था तो नहीं। अब आपको स्टेटमेंट बनाकर दे दे ये कि क्या नाम है, वो बंदा जो है दरवाजे के पास खड़ा था, दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके पास चाकू लेकर आया, उस चोर ने उसको क्या नाम है चाकू मार रहा था, तो अब उसने उसको चाकू मार के चोर को मार दिया। तो दरवाज़ा खुला था तो भाग सकता था, दरवाज़ा क्लोज था, कोई भागने का रास्ता नहीं था, पीछे दीवार थी। अब वो कोई और जगह पे तो नहीं भाग सकता। अब वो कमरे के दरमियान में खड़ा है, फिर नहीं मारेगा। कमरे के दरमियान खड़ा, वो इधर उधर भाग सकता है जब तक उसका रास्ता ना रुक जाए। दीवार पीछे ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता। सामने चोर है, वो हाथ में चाकू लेके खड़ा है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब वो उसको मार देगा तो कोई मसला नहीं। तो ये, इसके अलावा और चीज़ ये कि जो कत्ल है उसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि उसमें जो दियत होती है ना, चारों कत्ल में दियत है। पहली तो चीज़ याद रख लें, कत्ल अमद, कत्ल शबी अमद, कत्ल खता, कत्ल बिस सबब, सब में दियत है। ठीक, दियत सब में है। मगर जो आखिरी जो केस है ना कत्ल बिस सबब, उसमें सिर्फ दियत है। ठीक है, मेरी बात को दोबारा समझें, दियत चारों के अंदर है, मगर जो तीन है ना पहले, उन तीन के अंदर पहले वो कोई और सज़ा देता है। जैसे कत्ल अमद में पहले किसास की सज़ा है कि उसको भी मार दिया जाए बतौर किसास। अगर वो किसास लागू नहीं होता तो ताज़ीर की सज़ा है कि ताज़ीर के तौर पर या तो उसको मार दिया जाए, उसको भी मौत दे दी जाए, या ताज़ीर के तौर पर उसको उम्र कैद कर दी जाए। अगर वो नहीं तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाए। उसको क्या किया जाए, 302 के तहत उस शख्स को उम्र कैद कर दिया जाए। वो भी नहीं तो फिर आप किस पे आएंगे, 25 साल तक की सज़ा, जो अप टू 25 ईयर है कि 25 साल तक की वो कोई सज़ा दे दे, 10 साल की दे दे, 12 की दे दे, 13 की दे दे, 25 साल तक की सज़ा दे दे। ठीक है, तो ये वाली चीज़। अगर ये नहीं तो फिर दियत दे कर सकता है। अगर वारिस कहते ठीक हम नहीं करते, हम दियत लेना चाहते हैं, तो वो दियत ले सकते हैं। मगर जो आखिरी केस है ना कत्ल बिस सबब, इसमें बाकी कोई सज़ा नहीं है, इसमें सिर्फ दियत की सज़ा है। तो पहले याद रख लें, चारों केसों में दियत तो मस्ट है, मगर पहले तीन केस जो हैं उनमें बाकी सज़ाएं भी हैं। अगर बाकी सज़ाएं लागू होती तो वो दियत वो नहीं है, तो क्या बाकी सज़ाएं हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने कोई सज़ा नहीं देनी, हमने दियत ले ली, फिर दियत ले लें। मगर कत्ल बिस सबब में सिर्फ दियत है। पहली तो ये चीज़ याद रखें। दूसरी चीज़ जहन में ये भाई ये याद रखें कि जो दियत होती है कत्ल की, वो पूरी दियत होती है। अगर आपसे कह दे कि कत्ल बिस सबब में, कत्ल खता में 1/3 दियत दी जाएगी, 1/4 दी जाएगी, कितना भी उलझा के कह दे, आप कहेंगे नहीं, दियत तो भाई दियत ही होती है, दियत तो फुल दियत होती है। पहली चीज़ है कि दियत कत्ल में पूरी की पूरी दियत होती है। फिर जो दियत होती है वो बटे में नहीं होती, पूरी दियत। अब कितनी वैल्यू है दियत की, ये जहन में रखें। आपसे पूछे दियत की मैक्सिमम वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड है, आप कहेंगे नहीं, मैक्सिमम कोई वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड नहीं, मैक्सिमम कोई वैल्यू फिक्स नहीं। कोई चाहे करोड़ ले, चाहे 10 करोड़ ले, चाहे खरब ले, अरब ले, एक कत्ल के हर केस की अलग नोयत है। तो मैक्सिमम दियत की कोई वैल्यू नहीं। दियत की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है वो मुतय्यन कर दी गई। कम अज़ कम दियत की वैल्यू कितनी है, 30,630 ग्राम चांदी, सिल्वर। 30,630 लफ्ज़ याद रखें, 30,630 ग्राम चांदी। किलोग्राम नहीं भाई, कभी किलो में चले जाओ, ग्राम है। ठीक है, 30,630 ग्राम, 30,630 ग्राम चांदी। और इसका रेट कब निकलेगा आपसे पूछेगा, आप कहेंगे हर साल जुलाई में जो उसका रेट निकलता है, वो जो रेट है वो लागू होता है दियत के ऊपर। पिछले साल कुछ और रेट होगा, इस साल कुछ और होगा, आने वाले में कुछ और होगा। तो हर साल चांदी की कीमत के हिसाब से उसकी दियत चेंज होती है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या हर साल चांदी की जो कीमत है 636 की कीमत है तो यही, मगर क्या ये कीमत फिक्स कर देगी हर साल के लिए? नहीं, मिकदार चांदी ही रहेगी, 30,630 चांदी रहेगी, मगर हर साल चांदी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। जितनी उस साल होगी चांदी की, 30,630 ग्राम चांदी की जो उस साल कीमत है, जो इस साल 2022 में जो कीमत है
30 ग्राम चांदी की जो कीमत है वो इस साल होगी, अगले साल जो बनेगी वो अगले साल होगी। तो ये चीज़। फिर एक और चीज़ कि जो दियत होती है वो सिर्फ कत्ल के अंदर होती है, दियत जो है वो चोटों में नहीं होती। दियत कत्ल में होती है, दियत चोटों में नहीं होती। एक और चीज़ आपको उलझा कर कह देगा कि कत्ल के अंदर कह देगा कि जो दियत है वो विक्टिम को दी जाएगी। ठीक है भाई, विक्टिम कहाँ से मौजूद है, वो तो कत्ल हो चुका है। ठीक है, ये नुक्ता ज़हन में रखना। आपको लॉ एक्ट में कह सकता है कि जो कत्ल की दियत है वो किसको दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, या तो विक्टिम के अंदर लिख देगा विक्टिम में एंड देयर हेरिस, उनके कानूनी वुरसा में। नहीं नहीं नहीं, विक्टिम तो मौजूद ही नहीं, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो क्या विक्टिम को नहीं दी जाती कत्ल की दियत, बल्कि उसके वुरसा को दी जाती है। कितने दी जाएगी, किस तरह तकसीम की जाएगी, जिस तरह उनका शेयर होगा, जो विरासत का शेयर है उस तरीके से वो दियत होती है। अब आ जाओ उसके अंदर क्या नाम है, चोटों वाला। मेरे भाई, लॉ ऑफ हर्ट को आपने ज़रूर देखना है। पीपीसी का मैंने बनाया लॉ ऑफ हर्ट, इसके लॉ गेट के लिए वो ज़रूर देख लेना, उसको बड़ा कीमती। एक कत्ल वाला देख लेना ज़रूर, और लॉ ऑफ हर्ट ज़रूर देखना। लॉ ऑफ हर्ट तो भूलना ही ना, क्योंकि उसमें से सवाल बनता ही बनता है, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये होगा। बाकी मैं आपको सारा बता चुका था, आखिर में सिर्फ सीआरपीसी का बता देता हूँ कि सीआरपीसी के अंदर एक चीज़ आपने जहन में और रखनी है, वो ये रखनी है कि मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि उसके अंदर आपके लॉ गेट वाले सिलेबस के हिस्से में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिक्र है, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में, तकरीबन सब में, तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब में। तो कहीं के ऊपर वो ये कहता है कि वारंट जो जारी करेगा मजिस्ट्रेट करेगा, रिमांड हमेशा मजिस्ट्रेट देता होता है। फिर जो बॉन्ड लेता है 106 के तहत, 107 के तहत, ये जो मुचलका ले रहा होता है वो कौन लेता है, वो ज़्यादा कम अज़ कम मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल होना ज़रूरी है। जो श्योरिटी सिक्योरिटी बॉन्ड लेता है किसी शख्स के गुड बिहेवियर के लिए, उसके पीस मेंटेन रखने के लिए, वो कम अज़ कम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है। अगर आपको ये कहता है कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो बॉन्ड लेता है किसी भी पीस मेंटेन करने के लिए और किसी भी क्या नाम है वो गुड बिहेवियर के लिए, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको सारा तफसील कल वाली वीडियो में बताए थे, तो आज यहीं तक का था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सबको पास करे, सबको पास करे, सबको पास करे। देखो, उस्ताद जो होता है ना, वो चाहे आपके सामने बैठकर पढ़ा रहा हो, ये पीछे से पढ़ा रहा हो, जो आजकल मॉडर्न डिवाइस है, उस्ताद उस्ताद होता है। और उस्ताद की जो दुआ और बद्दुआ होती है ना, वो ऐसी होती है जिस तरीके से बाप की दुआ और बद्दुआ होती है। तो फिर थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। उस्ताद के मुताल्लिक आया, अल्लाह ने तुम्हें 3 बाप दिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने तुम्हें 3 बाप दिए। एक वो जो तुम्हें अदम से वजूद में ले आया, तुम्हारा असल बाप। दूसरा वो जिसने तुम्हें बेटा बेटी दी, यानी तुम्हारा ससुर। तीसरा वो जिसने तुम्हें इल्म की दौलत देकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, यानी तुम्हारा उस्ताद। फिर आप सच ने फरमाया, कसम है मुझे अपने रब की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इन तीनों में सबसे बड़ा दर्जा आखिरी का है, यानी उस्ताद का दर्जा इन तीनों बापों में सबसे बड़ा है। फिर फुका ने यहाँ से फतवा निकाला, एक तरफ आपको आपका असल बाप आवाज़ दे, एक तरफ आपको ससुर आवाज़ दे, एक तरफ कुल दुनिया आवाज़ दे, आप सब की बात छोड़ दो, एक तरफ आपको उस्ताद आवाज़ दे दे, एक तरफ देखो कुल दुनिया है जिनमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, माँ भी शामिल है, सब है, और एक तरफ अकेला उस्ताद आवाज़ दे रहा है। अब आप सबको छोड़कर उस्ताद की तरफ चले जाओगे। तो फिर बाप के मुताल्लिक क्या आया कि बाप की दुआ और बद्दुआ ऐसे है जैसे वक्त के नबी ने, वक्त के रसूल ने, वक्त के नबी ने तुम्हें दुआ या बद्दुआ दे दी हो। तो बाप की दुआ बद्दुआ कैसे है, जिस तरह वक्त के नबी ने आपको दुआ या बद्दुआ दे दी हो, तो इस तरह है बाप की दुआ या बद्दुआ। तो सबसे बड़ा बाप आप सबने क्या फरमाया, सबसे मुतबर्रक बाप कौन है, उस्ताद। बेशक वो आपसे उम्र में छोटा हो, आपका हम उम्र हो, आपसे बड़ा हो, उस्ताद उस्ताद है। मॉडर्न डिवाइस के ज़रिए से बन जाए किसी जगह, तो मैं दिल से आपको दुआ देता हूँ, दिल से अपने रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको इतना कामयाब करे, हद से ज़्यादा हर एक को कामयाब करे,
जो भी है, ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी सांस लेने वाला कोई बंदा, सबकी खैरियत रखे, सबको सलामत रखे। आप सबको मैं एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ आपके लेसन्स की। मेरा दिल मानता है कि इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। बाकी सबके हक़ में दुआ करें, दुआओं का वक्त है, तौबा करें, दुआएं करें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें, खूब मेहनत करें, बेरक्ट से पढ़ें, ठीक है। तो आज हमारा ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इस लॉग ऐट के भी कोई वीडियो नहीं होगी इंशाल्लाह। अब मैं 1-2 दिन का रेस्ट लूँगा और उसके बाद फिर जो है हम वीडियो करेंगे। तो आपने उन तीनों भाइयों के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है, जो खानपुर वाले हैं, एक हैं साहिवाल वाले और एक हैं तोसा शरीफ वाले, और सब के हक़ में, इन तीनों के मामले में स्पेशल दुआ करना मैं भी कर रहा हूँ, मेरी वालदा भी दुआ कर रही है, घर वाले भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं। बल्कि हम क्लास में जो है, हमारा कल मिलाद होगा हमारे जो है एकेडमी में, हर जुमे के जुमे मिलाद करते हैं। तो हम उस मिलाद में भी आपका जो है तमाम का जो है दुआ करेंगे आप सबके हक़ में। ख़ुद भी दुआ करना, हम भी कर रहे हैं। कोई कहा सुना हो, ऊपर नीचे कोई लफ्ज़ कह दिया हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो हम माफ़ी मांगते हैं माजरत के साथ। क्यों, कोई नहीं पता होता कि एक इंसान मुंह से क्या लफ्ज़ निकाल दे, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो। हमारा काम ही नहीं किसी की दिल आज़ारी करना। हम तो भाई किसी के पाँव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। तो सब हमारे हक़ में भी दुआ करना, तो अपने हक़ में भी करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह।